शुरुआत अहम खबर के साथ आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेपाल के साथ हमारे मजबूत रिश्ते हैं। जोग्राफियाई, सकाफती, तारीखी और मजहबी सतह पर राब्ते हैं। हिंद नेपाल के लोगों के बीच गहरे ताल्लुकात हैं। मुस्तकबिल में भी नेपाल के साथ राब्ता मजबूत ही रहेगा। तो अहम खबर लगातार हम देख रहे हैं कि हिंद नेपाल के दरमियान जिस तरह से खबरें आ रही हैं, उसके बीच आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे का ये बयान काफी अहमियत का हामिल है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नेपाल के साथ हमारे बेहद मजबूत रिश्ते हैं। जोग्राफियाई, सकाफती, तारीखी, मजहबी सतह पर अच्छे रिश्ते हैं। लोगों के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। मुस्तकबिल में भी नेपाल के साथ राब्ता मजबूत ही रहेगा। तो हिंद नेपाल के ताल्लुक से अहम बयान। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के काजपुरा जडूरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। फौज के मुताबिक दोनों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से था। दोनों से 2 पिस्तौल, 3 ग्रेनेड और दीगर असलहा बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक एक मुसद्दका इत्तला की बिना पर फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर के SOG दस्ते ने काजपुरा इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान एक रिहायशी मकान में पनाहगजीर मिलिटेंटों का सुराग लगाया गया, जिसके बाद दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला हुआ और एक मुख्तसर से एनकाउंटर के दौरान दोनों मिलिटेंटों को फोर्सेस ने मार गिराया। उधर कुलगाम पुलिस की प्रेस रिलीज के मुताबिक दोनों मिलिटेंटों को पहले खुद सुपुर्दगी की पेशकश की गई थी, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया था। आज सुबह फोर्सेस ने त्राल के गुलाब बाग इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान इलाके में गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। इसके बाद अब फोर्सेस ने मुहासरे का दायरा बढ़ाकर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फोर्सेस ने इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया था। आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हिंद चीन सरहद पर हालात काबू में हैं। सिलसिलेवार बातचीत भी चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोर कमांडर्स के दरमियान बातचीत का आगाज हो गया है। वहीं कमांडर्स के बीच मकामी सतह पर भी बातचीत जारी है। कमांडरों के बीच मकामी सतह पर बातचीत चल रही है। सिचुएशन along our borders with China is under control. We are having a series of talks. It started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this, a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. एक और बेहद अहम खबर, 2 माह के बाद आज श्रीनगर के लाल चौक और दीगर इलाकों को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है। साथ ही दुकानदारों से सख्ती से तमाम तर गाइडलाइंस पर अमल करने के लिए कहा गया है। दुकानें सिर्फ जरूरी अशिया की ही खोली गई हैं, इन्हीं की इजाजत दी गई है। अर्ली इन द मॉर्निंग ये SHO साहब आए थे या कौन आए थे मुझे नहीं पता है। वो दूर से ही कह रहे थे कि दुकानें खोलिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, 11 बजे के बाद दुकानें खोले। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने 6 बजे दुकान खोली है, बिकॉज कल भी मैंने दुकान खोली है। 9 तारीख को मैं सफाई किया, 8 तारीख को मैंने सफाई किया। लेकिन मैंने उनको कहा ठीक है मैं दुकान बंद करूंगा, लेकिन आप मुझे खर्चा दीजिए, 1 साल में दुकान बंद करूंगा। ये तो आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज देखने को मिलेंगी, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर द प्रिकॉशंस। SOP के लिए हमें बहुत तैयार रहना है पहले से। ये नहीं कि किसी में भीड़ भाड़ होगी तो वहाँ पे हम घुस जाएंगे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब जो भी होगा अपने से ही होगा, इंडिविजुअली होगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, तो उस वजह से हमें बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी।
और चलिए सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथी परवेज भट्ट। परवेज, 2 महीने के बाद आज श्रीनगर के लाल चौक में दुकानों को जुज़वी तौर पर खोला गया है, लेकिन साथ ही साथ कोविड-19 से बचने के लिए जो तमाम तर प्रोटोकॉल है, एहतियाती तदाबीर है, उस पर सख्ती से अमल करने की हिदायत भी जारी की गई है। आपसे मजीद तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल हिना, मैं पहले आपको यहाँ पे मनाज़र दिखाता हूँ लाल चौक के। जो लाल चौक कभी सुनसान पड़ा रहता है, आज एक बार फिर से जान लौट आई है। लाल चौक में जो दुकानें हैं वो एक बार फिर से खुल गई हैं। हालांकि जो गाइडलाइंस और SOPs हैं वो कहा गया है दुकानदारों को फॉलो करने के लिए, और अल्टरनेट डेज़ पे ये अरेंजमेंट किए गए हैं। कुछ दिन 3 दिन कुछ दुकानें खुली रहेंगी और 3 दिन कुछ और दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं, एसेंशियल सर्विसेज आइटम्स जिसमें ग्रोसरीज वगैरह आता है या मेडिसिन आते हैं या खाने पीने की चीज़ें आती हैं, वो हफ्ते के हफ्ते लगातार चालू रहेंगी। और सुबह 11 बजे से 5:30 का टाइम दिया गया है इनको, और इनसे कहा गया है कि जो भी दुकानदार दुकानें अपनी खोलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल वो ख्याल रखें, और मास्क और सैनिटाइजर्स का भी वो भरपूर इस्तेमाल करें इस दौरान। कुल मिला के देखें तो काफ़ी ताल्लुक़ के बाद, काफ़ी मीटिंग्स के बाद ये फैसला ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से आया है, और जो ट्रेडर्स हैं काफ़ी खुश इस फैसले से नज़र आ रहे हैं। और लाल चौक में एक बार फिर से वही रौनकी दिखाई दे रही है जो पहले दिखाई दे रही है। हालांकि आधा जो लाल चौक पोर्शन है वो अभी बंद ही है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो है रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें हैं। तो रेडीमेड गारमेंट्स को मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को कहा गया है खोलने के लिए। तो आज रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें बंद हैं। ताहम जो बाकी दुकानें हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं या बाकी दुकानें हैं, वो बाज़ारों में पूरी तरह से खुली हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि रश भी जो है बाज़ारों में वो थोड़ा बहुत बढ़ने लगा है, और लोग घरों से बाहर निकल आए हैं और ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं दुकानों पे। तकरीबन 2.5 महीने के बाद ऐसे मनाजिर यहाँ पे लाल चौक में देखने को मिल रहे हैं, जबकि लोग खुले से अपने घरों से बाहर निकल के आए हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का एहतियात पूरी तरह से रखा जा रहा है, और खदशात ये भी जाहिर किए जा रहे हैं कि लॉकडाउन से क्या जो कोविड-19 के केसेस है क्या उनमें इजाफा हो सकता है, वो भी खदशात कुछ जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से एहतमाम किया जाता है तो दुकानें भी खुल सकती हैं, लॉकडाउन भी अनलॉक भी हो सकता है, और साथ में परवेज और आपसे आज कोरोना के ताल्लुक से भी तफसीली जानकारी चाहेंगे। कोरोना के आदाद-ओ-शुमार क्या कहते हैं? जी, अगर कोरोना केसेस के हवाले से बात करें तो जैसा हम कहते आ रहे हैं कि पिछले 2-3 रोज़ से कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। यहाँ पे श्रीनगर में जो एक उछाल देखने को मिल रहा था पहले, उसमें काफ़ी कमी आ रही है। कल भी 157 केसेस यहाँ पे टोटल आए हैं, लेकिन अमवात का सिलसिला लगातार जारी है। आज सुबह भी एक मौत वाक़ा हुई है यहाँ पे श्रीनगर के परेपोरा के एक डॉक्टर हैं, रिटायर्ड डॉक्टर हैं, उनकी मौत यहाँ पे स्किम्स बेमिना में हुई है। तो उसके चलते 54 के करीब यहाँ आंकड़ा पहुँच गया है। अमवात का सिलसिला जो है वो भी लगातार जारी है। ताहम जो टेस्टिंग का जो है, टेस्टिंग एग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, टेस्टिंग काफ़ी सारी तादाद में यहाँ पे की जा रही है, और जिसकी वजह से ये खदशात थे कि नंबर शायद बढ़ जाएंगे। हमने देखा है कि नंबर बढ़ने के बजाय घट रहे हैं, और जो धीरे धीरे जो नंबर्स हैं उनमें कमी आ रही है। जी हिना। जी परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर, मुल्क में तेजी से कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना मरीजों की तादाद अब 3 लाख से तजावुज कर गई है। मुल्क में कोरोना मामलों की मजबूरी तादाद 3,08,993 तक जा पहुंची है, जबकि अब तक 8,884 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना से मौत के मामले में हिंदुस्तान एशिया का नंबर 1 मुल्क बन चुका है, जबकि ईरान दूसरे और तुर्की तीसरे मुकाम पर है। और वहीं दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2137 कोरोना के मामले यहां सामने आए हैं। 71 लोगों की मौत हुई है, और यह ऐसा पहला मौका है जब दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले देखे गए।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली में कोरोना की बेकाबू सूरत हाल के पेश नज़र एलजी अनिल बैजल ने एक मुशावरती कमेटी तश्कील दी है। ये मुशावरती कमेटी कोरोना वबाई अमराज के मुख्तलिफ पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट और तफसीली मशवरे पेश करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने इस 6 रुकनी कमेटी को हिदायत की कि वो अपनी रिपोर्ट दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर सौंप दे। एलजी अनिल बैजल की तश्कील करदा मुशावरती कमेटी में एम्स के डॉक्टर्स भी शामिल हैं। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है। 24 घंटों के अंदर 127 लोगों की मौत हुई है। मुंबई की अगर बात करें तो सिर्फ मुंबई में 24 घंटों के अंदर 1372 नए मामले सामने आए। 90 लोगों की यहां मौत देखी गई। मुंबई में कोरोना के मरीजों की मजबूरी तादाद 55,357 तक पहुंच गई है। मजबूरी तौर पर 2042 अफराद की अब तक कोरोना से मौत हुई है। गुजरात में कोरोना मरीजों की तादाद 22,000 के पार जा पहुंची है। गुजरात में 24 घंटों में कोरोना के 495 नए मामले सामने आए। 24 घंटों में 31 कोरोना के मरीजों की मौत हुई। गुजरात में मजबूरी तौर पर अब तक कोरोना से 1416 अफराद की मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश से खबर है, जहां जबलपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इनको देखते हुए 14 जून को मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। मुकम्मल लॉकडाउन को लेकर जिला कलेक्टर ने इसके अहकाम जारी कर दिए हैं। गाड़ियों की आमदरफ्त के साथ सभी तरह की दुकानें बंद हैं। सिर्फ दूध और दवा की दुकानें यहां खुलेंगी। वहीं दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के दूसरे अजला में भी कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसने हुकूमत और इंतजामिया को सख्त तशवीश में मुब्तला कर दिया है। एमपी में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 10,524 हो गई है। सूबे में कोरोना से अब तक 435 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की बीमारी से अब तक 7,035 लोग सेहतियाब भी हुए हैं। एक और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर तमाम वज़ीर आला के साथ तबादला ख्याल करने वाले हैं। 16 और 17 जून को एक अहम मीटिंग होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर ने भी होने वाले इस मीटिंग की तस्दीक कर दी है। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पंजाब, आसाम, केरला, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमनदीप, सिक्किम और लक्षद्वीप के वज़ीर आला से बातचीत करेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरात के पेश नज़र पंजाब में इतवार के रोज़ तमाम दुकानें बंद रहेंगी। आमदरफ्त के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ज़रूरत के एतबार से सख्त फैसले भी लिए जा सकते हैं ताकि रियासत में कोरोना को फैलने से रोका जा सके। मुल्क भर में मुसलसल कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने तमाम तर मजहबी मुकामात, रेस्तोरां और ऑफिस के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत फेस मास्क, हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी है। साथ ही थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी है। मजहबी मुकामात के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए हुकूमत ने कहा कि मजहबी मुकामात में दाखिले से पहले जूते या चप्पल को अपनी गाड़ी या बाहर ही निकालना होगा। दाखिल होने से पहले हाथ और पाँव को साबुन से अच्छी तरह धोना होगा और समाजी फासले के ज़ाब्ते के मुताबिक ही बैठना होगा। ग्रुप में भक्ति गीत गाने से भी गुरेज ही करना होगा। कानपुर में भी तेजी के साथ कोरोना अपने पैर पसार रहा है। शहर में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, मगर लोगों की लापरवाहियां और गाइडलाइन को नज़रअंदाज करने का रवैया लगातार जारी है। लोग बिना मास्क लगाए बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि उन्हें कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है। शहर में 24 मौतें और 650 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद भी शहर के लोग बेपरवाह नज़र आ रहे हैं। अगर तस्वीरों में देखा जाए तो जिस तरह से कानपुर के लोग
शहर में निकल रहे हैं और घरों से बाहर निकल रहे हैं, मास्कों का प्रयोग कम ही कर रहे हैं। शायद उन्हें परवाह नहीं कि कोरोना संक्रमण किस तरह से फैल रहा है और शहर को अपनी चपेट में ले रहा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक का। और अब बात आम आदमी की जेब पर पड़ रहे बोझ की। जी हाँ, 7वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखा गया। इस ताल्लुक से भोपाल के लोगों ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। आम धंधे तो है नहीं, सरकार पेट्रोल बढ़ाती जा रही तो आम जनता क्या करेगी, आप बताओ। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए पेट्रोल बढ़ाने से पहले। वैसा ही काम धंधा नहीं है, ना पैसा आ रही है, आदमी खाएगा क्या और क्या करेगा। आप लोग तो सहन कर ही रहे, क्या करें अब। परेशानी तो होगी, सब महंगाई बढ़ेगी तो आम पब्लिक को परेशानी तो होगी सर, क्योंकि रोजगार है नहीं आज की तारीख में। लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, काम मिल नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग को परेशानी होना है, जो रोज कमाता रोज खाता था उसको ज़्यादा परेशानी। मध्यम वर्ग तो, बड़े लोग तो खा भी लेंगे, कैसे करके अपना गुजारा कर लेंगे। जो एकदम मजदूर वर्ग है, जो रोज कमाता है रोज खाता है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होना है इसमें। तो डेली अप डाउन करता हूँ, इसलिए उससे मेरा कॉस्ट पे तो होता है, इफेक्ट पड़ता ही है। जो मंथली मेरे एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं जो गाड़ी एक्सपेंसिव यूज़ करता हूँ उसमें भी थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए, अगर काम ठीक ठाक चल रहा होता तो ये 1-1 रुपये मायने नहीं रखते, क्योंकि रोज जाने वाला इंसान तो रोज पेट्रोल डलवाएगा, बनी बात है उसकी। तो बस ये कि लॉकडाउन चल रहा है, काम धंधे सारे बंद है, कहीं नई जॉब लेने भी जाओ तो भैया सामने वाले बोलते हैं कोरोना पेशेंट है, ये सब मतलब कुछ ज़्यादा ही फैला दिया है इन चीज़ों को। जो बंदा स्वस्थ भी है ना, उसको बोला यार भैया सर्दी खांसी नॉर्मल बना ही है यार, बंदों को यार कह रहे कोरोना हो गया। लोगों को आज घर से ले जाया जा रहा है, प्रभाव तो पड़ना ही है ना भैया। अब देखो पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, कमाई कुछ है नहीं, आमदनी कुछ है नहीं, उसके बाद पेट्रोल डीजल अगर बढ़ता जाएगा तो फिर इंसान कहाँ से करेगा। यही कि जो इंसान पहले 50 रुपये का पेट्रोल होता था, आज वो इंसान धीरे धीरे नीचे जाता आ रहा है। और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर पटना और दिल्ली के लोगों ने भी अपने गुस्से का इजहार किया है, आइए देखते हैं। ये पब्लिक पर पूरा तरह से ये हो जाएगा सर, माने हर चीज़ पे दाम बढ़ जाएगी, आने जाने पे, खाने पीने के सामान पे, यातायात के सामान पे, हर चीज़ पे बढ़ जाएगी। नहीं, इससे संतुष्ट नहीं है। क्या है कि इसका बोझ तो पब्लिक पर ही पड़ेगा सर। तेल का प्रतिदिन कीमत बढ़ रहा है, इसकी कोई सूचना नहीं दी जाती है और ये जनता पर बोझ बढ़ते जा रहा है। सरकार को चाहिए, पहले नियंत्रण में था, जब भी रेट बढ़ाना होता तो अनाउंस किया जाता था, अब कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है और जब मन में आया तो उतना बढ़ गया दाम। और मजबूरी है, गाड़ी रखे हैं तो तेल लेना ही है, बिना तेल की गाड़ी चलेगी नहीं और इसका कारण है कि पैसा देना पड़ता है। ये पॉकेट से पैसा हम लोगों का जा रहा है अननेसेसरी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का कीमत कुछ है और यहाँ कई गुना अधिक लिया जा रहा है। ये नहीं होना। पेट्रोल तो हर बार महंगा ही हो रहा है। जब कच्चे तेल के दाम बहुत कम हुए थे तब भी पेट्रोल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया, और ज़रा सा बाहर बढ़ता है और हमारी गवर्नमेंट पेट्रोल की रेट ज़्यादा बढ़ा देती है। गवर्नमेंट सोच रही है कि सारा पैसा पेट्रोल और डीजल से ही कमा लिया जाए, दूसरे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य है कि पेट्रोल डीजल पे आम आदमी से लेके VIP आदमी तक सभी टैक्स बराबर देता है, इसलिए गवर्नमेंट का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है पेट्रोल डीजल से। आम जनता देखिए, जो मोटरसाइकिल और स्कूटर वगैरह यूज़ करते हैं उनको 2 रुपये भी अगर पेट्रोल पड़ता है, 1 रुपये भी पड़ता है तो उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर एक आदमी का कंजप्शन दिल्ली के अंदर लगभग 100 रुपये से 200 रुपये मिनिमम है। सर अभी ये रोज डेली रूटीन का एक पार्ट हो चुका है बेसिकली, और अभी लोगों के पास ये ट्रैवलिंग करने के अलावा भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ट्रेन और वो सब ऑलरेडी बंद है। तो अगर ये रेट बढ़ रहे हैं यहाँ पे तो लोग का अपोज इतना नहीं रहेगा जितना पहले जो लोकल ट्रांसपोर्ट सर वो सब चालू था, बिकॉज ऑप्शन आज के तारीख में किसी के पास बचा नहीं है सर करने के लिए। तो ठीक है, अभी जब तक है कोई ऑप्शन नहीं है तब तक पब्लिक चलाएगी। जब लोकल ट्रांसपोर्ट सर वो सब चालू हो जाएगा तब ये सब अपोज होना चालू होगा। अभी तो फिलहाल सर इतना कुछ फर्क लोगों के लिए नहीं लगता है, आई गेस। Every day the petrol prices are going up and we don't even know, I mean if you see internationally crude prices are actually coming down. We don't know why they have not got the prices of petrol down, and the common people are put into trouble, especially for a city like Mumbai when the lifeline trains they are not available. Every single small person, nahi to anybody who is economically downtrodden people, they are forced to fill in petrol and then do it, and government raising the fuel prices is definitely affecting the poor people. They should definitely step in and then reduce the price to the maximum. When the crude price is falling down, they should definitely do it and lower their taxes as well. हम लोग को जॉब जाने पड़ता है, लोकल चालू करो तो काहे के लिए पेट्रोल भरने आएंगे। सब पेट्रोल ऐसे पेट्रोल पंप ऐसे ही बंद होएगी, सबको जॉब जाने का रहता है, डेली जॉब जाते हैं। अभी ट्रेन भी लोकल भी सब बंद है, तो कैसे सब लोग
बाइक से ही ट्रैवल कर रहे हैं, 4 व्हीलर से वगैरह, ट्रैफिक भी जाम हो रहा है सब कुछ। आधा पेट्रोल था ऐसे उतर रहा है, रोज का रोज पैसा डालने पड़ रहा है। हम लोग का काम कैसा है, हम लोग रोज कुआं को तो पानी पियो, ऐसा हम लोग का काम है। हम लोग डेली पेट्रोल भरना जरूरी है। ट्रेन भी चालू नहीं हो रही तो कैसा करेंगे हम लोग? तो क्या है सर, जनरल आदमी के ऊपर पैसों की मार है और क्या है? व्यापार कम है और सब कम है और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो आम आदमी के ऊपर मार ही है ना। We always suffer, so we have to feel the punch. We will have to feel the pinch. And suffering is always there for a common man. So whenever the government says, we'll have to accept it and agree to that. कानपुर में मुतनाज़ा बयान देने के बाद वायरल वीडियो से मंजर आम पर आए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के तबादले के बाद नए प्रिंसिपल आरबी कमल ने कानपुर मेडिकल कॉलेज की कमान संभाल ली है। उनसे खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। कई अफवाहों और कयासों के बाद डॉक्टर आरती लालचंदानी का ट्रांसफ़र हुआ और अब हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज के नए प्रिंसिपल आरबी कमल साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। सर, क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? खास करके बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है कानपुर का, और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं खास करके कोरोना को लेकर क्या इंतजाम चल रहे हैं और कैसे आप? हमारी प्राथमिकता वैसे तो आपके बीच में हम 1 महीना पहले से चल रहे हैं एज ए OSD होकर यहाँ पर, और अभी आज ही मुझे एज ए प्रिंसिपल का चार्ज मिला है। तो प्राथमिकता तौर पर जो हमारे पास कोविड के पेशेंट आ रहे हैं, उनके साथ साथ जो नॉन कोविड के पेशेंट आ रहे हैं उनको भी हमें मैनेज करना सेम एक लेवल पे चला के हमारी टीम पूरी लगी हुई है। इमरजेंसी सेवाएं हमारी चल रही हैं और दूसरी सेवाएं हम सेमी इमरजेंसी चालू की हैं, जिसके द्वारा हम मरीज और उसके साथ आए हुए अटेंडेंट को भी सैंपलिंग करवा रहे हैं, जिससे कोविड की बीमारी को और बारीकी से छानबीन करके उसके जितने पॉजिटिव केसेस हैं उनको और फिल्टर कर लिया जाए। एक चीज़ ये कि नॉन कोविड जो मरीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है वो हेलट के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, तो उसको कैसे क्या देखा? नॉन कोविड मरीज जितने हमारे पास इमरजेंसी जो हमारी चल रही है वो नॉन कोविड मरीजों के लिए यही चल रही है। उसमें जैसे पहले आता है इमरजेंसी सेग्रीगेशन एरिया में तो उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग वहाँ जाते हैं। इमरजेंसी से हमारे पास पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग उसका सैंपल हो जाता है। सैंपल हमारे पास 4 मशीनें 2 नॉट की हैं। जो सीरियस केस होते हैं उनको 2 नॉट से सैंपलिंग करवाते हैं। यदि कोई सर्जरी लायक होता है तो उसकी उधर सर्जरी प्रोसीड करते हैं, इधर सैंपल चला जाता है, जिससे इमीडिएट हम उसका इलाज कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट केस आया था, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, एम्पुटेशन हुआ, जब तक उधर सर्जरी हुई एम्पुटेशन हुआ तब तक हमारे पास 2 नॉट की मशीन रिपोर्ट आ गई थी। तो यही हमारी प्राथमिकता है नॉन कोविड के लिए। तो जिस तरह से देखा कि चार्ज संभाल लिया है डॉक्टर आरबी कमल साहब ने और उन्होंने किस तरह से बताया कि उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। भोपाल में हुकूमत के जरिए शराब फरोख्त करने के अहकाम के खिलाफ दूध तकसीम करके अनोखे अंदाज में एहतजाज किया गया। कांग्रेस MLA आरिफ मसूद ने शराब की दुकान के सामने कारकुनान के साथ जाकर शराब खरीद रहे लोगों को दूध के पैकेट तकसीम किए। कांग्रेस MLA आरिफ मसूद ने हुकूमत के जरिए खवातीन से शराब फरोख्त करवाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कांग्रेस MLA का कहना है कि लॉकडाउन में लोगों को घरों के लिए दूध की ज़रूरत है, न कि शराब की, और हुकूमत को आवाम की बुनियादी ज़रूरियात को समझना होगा। सत्ता में मदमस्त हैं। पहले कोरोना की बैठक में ठाके कोरोना वालों का मजाक, इस महामारी का मजाक, और उसके बाद अब हद हो गई कि भांजियों से, जिनको वो लड़कियां और भांजियां कहते हैं, हमारी माँ बहनों से आज वो शराब बिकवा रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात मध्य प्रदेश के अंदर कोई नहीं होगी। इसकी मैं और मेरे तमाम साथी और भोपालवासी निंदा करते हैं और इसीलिए आज हमने यहाँ शराब की दुकान पे दूध बांट के कि जब सरकार का मुखिया मानने को तैयार नहीं है तो हम जनता को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप शराब मत लो, हम आपको दूध दे रहे हैं, ये बच्चों को ज़रूरत है, आप ये लेकर जाओ। तो खबरों में फिलहाल इतना ही।